नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। और आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। तो आज हम इन्वेस्टमेंट योगा में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि योगा एंड मेडिटेशन इफेक्टिवली क्या होता है, इसका रेलेवेंस क्या है। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और ये टॉपिक जो है सभी के लिए, सभी जो है लोगों के लिए, सभी उम्र के लोगों के लिए जो है ये काफी यूजफुल और काम का रहने वाला है। क्योंकि अल्टीमेटली वी आर ह्यूमन, और हम कभी ना कभी किसी न किसी टाइम में वेरियस इश्यूज, वो आपका फिजिकल इशू हो, हेल्थ का इशू हो, मेंटल इशू हो, इम्यूनिटी का इशू हो, कंसंट्रेशन का इशू या बाकी कोई और इशू हो, तो ये उन सभी चीजों से इफेक्टिव जुड़ा हुआ है। तो ये जो आपका आज का टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका योगा एंड मेडिटेशन, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तो दोस्तों अगर हम बात करें मेडिटेशन की, योग की, आजकल तो सभी लोग सुनते हैं, देखते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और जो है काफी इसके बारे में आजकल बातें होती, चर्चा होती हैं, और इसके बारे में काफी आजकल यूट्यूब में या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म में इसके बारे में वीडियोस या फिर आर्टिकल लिखे जाते हैं। लेकिन एक चीज जो है नोट करिए कि ज्यादातर जो आर्टिकल्स या वीडियो होते हैं बहुत ही सतही तरह के होते हैं, यानी कि बहुत ही नॉर्मल उनकी जो है बारे में बताया जाता है। आज हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, डिटेल में कि ये योग मेडिटेशन क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है, एक आम आदमी के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना यूजफुल है। तो दोस्तों अगर हम बात करें योगा एंड मेडिटेशन की, तो योगा एंड मेडिटेशन जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो कई लोग करते भी हैं। तो जब हम योग और मेडिटेशन करते हैं या कम से कम उसको जानने की इच्छा रखते हैं, तो उसको कुछ बेसिक और कुछ एडवांस चीजों को भी हमें एक्चुअली समझना होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें योग इफेक्टिवली होता क्या है या योगा क्या होता है, और एक चीज ध्यान रखना, देर आर लोट ऑफ डिफरेंस बिटवीन योग एंड द योगा। योग शब्द और योगा शब्द में भी जमीन आसमान का फर्क होता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको फॉर द टाइम बता देता हूँ। जब हम बात करते हैं योगा की, तो जनरली हम बात करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज की, फिजिकल पोस्चर्स की। और जब हम बात करते हैं योग की, तो वो जो है, जब हम ध्यान मेडिटेशन की बात करते हैं, तो असल में योग जो शब्द है वो ध्यान और मेडिटेशन से ज्यादा जो है आपका अटैच्ड है। और उसका बेसिक मतलब इफेक्टिवली, योग का बेसिक मतलब effectively ध्यान और मेडिटेशन इफेक्टिव होता है। हालांकि उसका जो पर्पज है, टारगेट है, और भी आगे है, लेकिन फॉर द टाइम योग जो शब्द है, वो जो शब्द है आपका समाधि के लिए, मेडिटेशन ध्यान के लिए, वो ज्यादा यूज होता है। तो जब हम बात करते हैं योगा की, जो जनरली हम बात कर रहे हैं फिजिकल एक्सरसाइज की, तो यहां पर जब हम बात करेंगे योग की, तो योग शब्द को हम थोड़ा सा डीप में समझते हैं। तो इसका एक सिंपल सी डेफिनेशन है, महर्षि पतंजलि योग सूत्र, जो कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा ऑथेंटिक जो है बुक मानी आती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ग्रंथ है योग के ग्रंथों में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो मिलते हैं वो आपको मिलती है महर्षि पतंजलि के योग सूत्र। तो उसमें एक सिंपल सा सूत्र है, योगश्चित्त वृत्ति ही निरोधा। तो योग चित्त की वृत्तियों को रोकना है। तो यहाँ पर जब हम योग की इस डेफिनेशन की बात करते हैं, तो एक आम आदमी के लिए तो ये तो काफी थोड़ा सा आगे की बात हो जाती है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं योग चित्त की वृत्ति को रोकना है, तो इसका मतलब जो हमारे चित्त में, मन में वेरियस टाइप्स ऑफ थॉट्स आते हैं, उन थॉट्स को इफेक्टिव रोकना है। तो जब हम बात करते हैं थॉट्स की, तो यहाँ पर वृत्ति का सिर्फ मतलब ओनली थॉट्स नहीं है, और भी बहुत सारी वेरियस टाइप्स ऑफ वृत्तिज इफेक्टिवली होती हैं, जिनको हम जो है अगली किसी वीडियो में कवर करेंगे, और मैंने जो है इसके ऊपर वीडियो भी बना रखी है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें योग की समझने के लिहाज से, तो योग को हम जो है एक इंग्लिश वर्ड अगर दे दें, तो यहाँ पर हम उसको इफेक्टिवली मेडिटेशन इफेक्टिवली कह सकते हैं। अब मेडिटेशन और योग को अगर हम हिंदी में एक वर्ड दें, तो यहाँ पर एक वर्ड आप देखेंगे, सुनेंगे, जिसको हम इफेक्टिवली बोल देते हैं अध्यात्म। अब ये अध्यात्म इफेक्टिवली क्या है? तो इसका अगर सीधा सा अगर आप मतलब समझेंगे, अध्यात्म का मतलब क्या है? आत्मा का अध्ययन। अब अगर यहाँ पर अगर हम इस डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे, तो ये तो काफी अलग ही चीज जो है समझ में आ रही है, फिर अलग ही चीज देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली योग जो बेसिकली है वो है आपका अध्यात्म, और अध्यात्म का मतलब है आत्मा का अध्ययन। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं आत्मा की
तो जो ये आत्मा है, कोई जो हिंदी फिल्मों की, पुरानी फिल्मों में हम जो है देखते सुनते थे बचपन में कि आत्मा मीन्स जो है जिस लाइक का एक भूत प्रेत या चुड़ैल से, वो ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा जिससे हमारा शरीर जो है एक्टिव है, जिससे ये सारा संसार, ब्रह्मांड, दुनिया जो है एक्टिव है, जो उसका मूल है एक्टिवली। तो यहाँ पर आत्मा का अध्ययन करना, जो कि अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ गोल ऑफ योगा इफेक्टिवली है। तो यहाँ पर आत्मा का अगर हम बात करें या आत्मा के अध्ययन का, तो इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं ज्ञान की। तो इफेक्टिवली योग क्या है? योग इज द, जो आपका गोल है योग का, वो आपका ज्ञान प्राप्त करना, सेल्फ रियलाइजेशन। तो इस सेल्फ रियलाइजेशन के जो है पड़ाव में, रास्ते में जो वेरियस एक्टिविटीज होते हैं, हम जनरली उसको देखते हैं, जो फिजिकल पॉस्चर पॉस्चर है, या जो हम ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं। लेकिन अल्टीमेट जो गोल है आपका योग का, मेडिटेशन का, वो आपका है अक्वायर द नॉलेज। और उस ज्ञान प्राप्ति के रास्ते में वेरियस चरण हमें देखने को इफेक्टिव मिलते हैं, जो है मिलते हैं। तो ये तो इसकी फिलोसफिकल जो है डेफिनेशन इफेक्टिवली हो गई। अब इस फिलोसफिकल डेफिनेशन के लिहाज से तो बहुत सारे लोगों को जो है समझ में नहीं आएगा, इवन एक आम आदमी को नहीं समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सिंपली तरीके से समझाता हूँ। जब हम योग मेडिटेशन की बात करते हैं, तो हम उसको तीन पॉइंट से देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। और जो ये स्पिरिचुअल है, इसी को जो है हम अध्यात्म बोल देते हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं इन तीन लेवल की, तो यहाँ से आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि हाँ, योग एक्चुअली क्या है, और मेरे लिए या फिर किसी के लिए उसका इंपोर्टेंस, रेलेवेंस कितना है। तो यहाँ जब हम बात करते हैं फिजिकल की, भाई अल्टीमेटली वी आर ह्यूमन बीइंग, तो हमें कभी ना कोई फिजिकल इशू होता है, प्रॉब्लम होता है, कोई ना कोई बीमारी, हमें कोई दिक्कत हो सकती है। और आजकल तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स है, इवन अदर देन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। एक आम आदमी की लाइफ में बहुत सारी बीमारियां अक्सर रूटीन में आती हैं, और क्रोनिक डिसीज आजकल जो है काफी बढ़ रही हैं। जैसे हम बात करें डायबिटीज की, थायराइड की, बीपी की, हाइपरटेंशन की, बाकी और। तो ये जो वेरियस फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिहाज से अगर हम बात करें, तो ये एक तरह से पहली सीढ़ी है जो पब्लिकली हमें नजर आता है कि एक्चुअली योग क्या है। तो यहाँ पर जो ये आपका फिजिकल प्रॉब्लम है, जिसमें हमारी बीमारियां शामिल हैं, जो फिजिकल फिजिक्स से जुड़ी हुई, यानी कि हमारे जो स्थूल शरीर से जुड़ी हुई हैं, यहाँ पर जो योग से इसका जुड़ाव है वो फिजिकल है। तो यहाँ पर अगर हम योग का यूज की बात करें, तो यहाँ पर योग से आप अपने फिजिकल प्रॉब्लम्स को, बीमारियों को इफेक्टिवली ठीक हील कर सकते हैं। और इसका जो दूसरा अगला चरण है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमें मानसिक स्तर पर होती हैं, टेंशन है, हाइपरटेंशन है, और कोई जो है ओवर थिंकिंग करता है, मन चंचल होता है, मन की जो है चंचलता, ये बहुत बड़ा इशू है। आप एक स्टूडेंट हैं और पढ़ने बैठ रहे हैं, या किसी चीज के ऊपर जो स्टडी रिसर्च कर रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, मन चंचल इधर उधर भाग रहा है। तो उनके लिए, कंसंट्रेशन के लिए, मन की चंचलता के लिए, तो योग आपका रामबाण है। और जब हमने डेफिनेशन की बात करी, कि जो योग की डेफिनेशन है दैट इज योग चित्त वृत्ति निरोधा, तो उसमें ही ये आपको समझ में आया कि योग चित्त की वृत्तियों को रोकना, यानी कि योग थॉट्स को इफेक्टिव रोकना है। तो अगर आपके थॉट्स रुक जाएंगे, तो आपका मन जो है चंचल होना जो है रुक जाएगा, और जो भी काम आप कर रहे हैं उस पर आप आराम से कंसंट्रेशन इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो ये जो दूसरा, जो कि स्थूल के बाद फिर सूक्ष्म, यानी कि जो है आपका सबटल व्यू है योग का बेनिफिट के लिहाज से, वो आपका मेंटल जो बेनिफिट्स है वो है। तो यहाँ पर ये दो इंपॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट ऑफ योग और मेडिटेशन है एक आम आदमी के लिए, कि भाई अगर मुझे या किसी को जो है कोई फिजिकल या मेंटल कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो मैं योग का सहारा लेके अपने आप को बेटर कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ। बट एक चीज ध्यान रखना, आप ये भी मान के मत चलना कि हमें दवाइयाँ जो है नहीं यूज करनी, या फिर दवाइयों का सहारा लेना है। दवाई और द मेडिकल ट्रीटमेंट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। आप अपनी उस दवाइयों के साथ, उस मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ अगर आप योग मेडिटेशन ध्यान को करते हैं, तो आपके ऊपर उनका इम्पैक्ट कहीं ज्यादा अच्छा और पॉजिटिव, और जल्दी आप जो है ठीक होंगे, हील होंगे। तो जहां तक अगर हम बात करें मेडिकल मेडिकल ट्रीटमेंट की, डॉक्टरी इलाज की, तो वो प्रायोरिटी फर्स्ट है, वो प्रायोरिटी मस्ट है। और उसके साथ में आप इस योग मेडिटेशन ध्यान को इफेक्टिवली कर सकते हैं, और करना चाहिए। तो यहाँ पर एक आम आदमी को अगर कोई इशू है, फिजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल है, तो उसके लिए तो योग है। अब स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें, जिसको अभी हमने एक वर्ड दिया, और वो वर्ड हिंदी के लिहाज से अगर हम बात करें, तो हमने कहा अध्यात्म।
तो ये जो है आपका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ द योग और द मेडिटेशन है। और अध्यात्म का बेसिक मतलब क्या है कि इफ यू वांट टू नो कि भाई जो एक्सट्रीम नॉलेज है फिलोसफी की एज वेल एज साइंस की, वो क्या है। अगर हम बात करें, अगर कुछ साइंटिफिक क्वेश्चन जिसके ऊपर साइंस पिछले एक लंबे अरसे से काम कर रहा है, वो फिलोसफिकल वे में जनरली ज्यादा हो जाते हैं कि अल्टीमेटली ये ब्रह्मांड क्या है, ये ब्रह्मांड कब उत्पन्न हुआ, कब बना, और इसका जो है अल्टीमेट फेट क्या है। तो अगर आप जानते होंगे, एक लेबोरेटरी है स्विट्जरलैंड और फ्रांस में, या उसकी जमीन के नीचे सन के नाम से है। तो वहां पर एक स्टडी रिसर्च कर लिया पिछले करीब 50 एक साल से, और वो सर्कुलर लेबोरेटरी जो है अराउंड 27 किलोमीटर जो है आपकी, वो राउंड एक लेबोरेटरी जमीन के नीचे अंदर है। वहां पर स्टडी रिसर्च चल रही है कि ये ब्रह्मांड क्या है, ये कैसे उत्पन्न हुआ, और इसका अल्टीमेट फेट क्या होगा, उसके ऊपर स्टडी रिसर्च चल रही है। और अगर आपको याद हो, जब भी आप इंटरनेट पे कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो वहां पर लिखते हैं स्टार्टिंग में www। तो ये जो www है, इसकी जो है स्टार्टिंग वहीं से हुई थी, वहीं से जो इन्वेंट हुई थी www, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। तो उसके बाद आपने ब्रिक्स आपका ये हिग्स बोसोन की थ्योरी सुनी होगी। तो ये जो वेरियस स्टडी रिसर्च चल रही है अबाउट द ब्रह्मांड और अबाउट द यूनिवर्स, ये जो है आपका अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। और यही फिलोसफिकल क्वेश्चन, यही साइंटिफिकल क्वेश्चन जो है आपके, वो योग के भी हैं, वो फिलोसफी का भी है। तो योग में भी कि हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरा वजूद क्या है। और मैं जो है अल्टीमेटली भाई एक आम आदमी कभी पैदा होगा, कहीं मरेगा, बट उससे पहले उसके बाद का उसका जो है इफेक्टिवली प्रोसेस इफेक्टिवली क्या है। और योग और जो आपका साइंस है, उसका भी एक कॉमन क्वेश्चन है कि ये अल्टीमेटली ब्रह्मांड यूनिवर्स क्या है, इसका जो है स्टार्टिंग कैसी हो, इसका जो है अल्टीमेट फेट क्या होगा। और अगर हम बात करें अपने इस सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, इसके ऊपर तो अच्छी खासी जो है आपकी बातें हुई हैं, रिसर्च हुई है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर पहले से ही काफी बातें, काफी रिसर्च हमें बता रखी। जो हमारे वेद है, हमारे उपनिषद है, हमारा वेदांत है, हमारे जो संहिताएं वगैरह हैं, उनमें ये सब चीजें इफेक्टली विस्तार से लिखी हैं। तो ये जो आपका योग का जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, वो कहीं एडवांस है। और अगर मैं योग की जब बात करता हूँ, व्हाट इज द योग, तो मैं कहता हूँ योग इज द मीडियम ऑफ नॉलेज। यानी कि ये जब आप कोई देखो, आप आजकल सुनते देखते हैं भाई कंसंट्रेशन करो, तो कई लोग कहते हैं शून्य ध्यान, शून्य ध्यान। भाई ये शून्य ध्यान कोई जो है कोई छोटी मोटी चीज नहीं, एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ जो है आपकी जो आपका लेवल है। तो जब आप कोई कोई कहता है कि ध्यान करो, तो एक क्वेश्चन आता है किसका ध्यान करें। और हमें जो टारगेट है, हमारा जो गोल है, वो नहीं पता है। अब मैं बैठ तो गया आंखें बंद करके, बट मुझे करना क्या पता नहीं, बट कहता है भैया ध्यान करो। तो वो जो है एक ऊपरी सतह की बात इफेक्टिवली है, जिसका रेलेवेंस लगभग कोई खास नहीं होता है। लेकिन अगर आपको बताया है कि योग का पर्पस अल्टीमेटली जो है टू गेन द नॉलेज है, टू अक्वायर द नॉलेज है, और सेल्फ रियलाइजेशन है, और ये जो वेरियस साइंटिफिक और यौगिक जो ये फिलोसफिकल क्वेश्चन है, उसको जो है उसके ज्ञान को प्राप्त करना है। हाँ, तरीका थोड़ा सा यहाँ पर डिफर है साइंस के हिसाब से। साइंस में जैसे हमने बात की कि वहां पर उन्होंने लेबोरेटरी बना रखी है, 27 किलोमीटर सर्कुलर लेबोरेटरी है जमीन के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी लेबोरेटरी वहां पर है। और इसके अलावा एक और लेबोरेटरी वो बना रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली शायद 100 किलोमीटर के से भी ज्यादा इफेक्टिवली उसका जो है एरिया रहेगा। और हमारे इस सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म की इंपोर्टेंस को आप जो है समझ सकते हैं इस बात से कि जो सर्न, यानी कि जो वो लेबोरेटरी है, या फिर जो वो एक संस्था है वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर की टॉप मोस्ट एक्सट्रीम साइंटिस्ट वहां बैठते हैं, और सबसे एक्सट्रीम जो रिसर्च होते हैं वहां पर होती है। तो उस जो हेडक्वार्टर उस संस्था का है, सन का, उस हेडक्वार्टर के बाहर शिव जी की जो है डांसिंग जो एक मूर्ति, एक प्रतिमा वहां पर लगा रखी है। क्योंकि भाई शिव को हम जो है हिंदू माइथोलॉजी में, हिंदू दर्शन के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से इस ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता और डिस्ट्रॉयर इफेक्टली मानते हैं। तो वहां पर उन्होंने शिव की मूर्ति लगा रखी है। तो एक साइंस जो न सिर्फ साइंटिस्ट है, बल्कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ साइंस वहां पर जो है रिसर्च होती है, उन्होंने अपने यहाँ हमारे गॉड भगवान शिव की एक डांसिंग मूर्ति लगा रखी है। कि हाँ, यहाँ यानी कि इस धर्म में, इस ग्रंथ में, हिंदू हिंदू ग्रंथ में, सनातन धर्म में, इस सब्जेक्ट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर काफी एडवांस में, डिटेल में इफेक्टिवली लिखा हुआ है। तो उसके ऊपर रिसर्च स्टडी इफेक्टिव कर रहे हैं। तो जो अध्यात्म है, ये जो है आपका इफेक्टिवली ज्ञान अर्जित करना इसका मेन गोल है। हाँ, रास्ता थोड़ा डिफर है। डिफर क्या है, वहां पर एक लेबोरेटरी है साइंस के लिहाज से, और योग में, ध्यान में, हमारी लेबोरेटरी हमारा शरीर होता है।
और जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, योग के ध्यान की, तो कुछ दो तीन बेसिक चीजें हैं जिसके बेस पे हम जो है ये रिसर्च स्टडी करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि भाई अगर मैं योग ध्यान कर रहा हूं तो मैं तो कुछ भी लेके नहीं बैठा, बट हाँ सिंपली मैं बैठ गया हूं और उसके अपने वही आंखें बंद कर चिंतन मंथन इफेक्टिवली करो, तो मेरे लिए मेरी लेबोरेटरी ये आपका शरीर ही इफेक्टिवली होता है। तो साइंस और योग में डिफरेंस क्या है? साइंस बाहर एक्सपेरिमेंट करके, बाहर दिखा के, आंखें खोल के दुनिया के सामने उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, और योग आपका जो है आंखें बंद करके इनवर्ड होके अंदर की तरफ गहन चिंतन मंथन करके उस ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पर ये मेन डिफरेंस आपका योग और जो है साइंस में है। तो साइंस आउटवर्ड है, बाहर परीक्षण कर रहा है, बाहर की तरफ देख रहा है, और जो आपका योग है वो अंदर की तरफ इफेक्ट दे रहा है। तो ज्ञान जो है हमारे अंदर ही इफेक्टिव, अगर अल्टीमेटली बात करें, ज्ञान इफेक्टिवली कहाँ होगा? ज्ञान जो आपका चेतन कोई तत्व होगा, जो चेतन है, उसमें ज्ञान होगा। तो वी आर ह्यूमन एज वेल एज बीइंग, ध्यान रखना जब हम बात करते हैं वी आर द ह्यूमन बीइंग। तो यहां पर जब हम इस डेफिनेशन को या फिर इस शब्द को अगर थोड़ा डिकोड करें, तो ह्यूमन मीन्स जस्ट ए शरीर है स्थूल, जिसको जो है हम असत इफेक्टिव बोल सकते हैं। यानी कि जब हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो वो सिर्फ एक जो है एक हार्ड मास है जिसको जड़ इफेक्टली हम बोलते हैं। जब आप उसमें बीइंग ऐड करेंगे तब जाके वो जो है आपका चेतन तत्व, यानी कि जो है वो चेतन आत्मा है जिसमें जो है कोई चेतना है। तो वी आर द ह्यूमन एज वेल एज द बीइंग, तो इसलिए हम जो है अपने आप को ह्यूमन बीइंग इफेक्टली बोलते हैं। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस। तो जो आधार है उनमें से एक इंपॉर्टेंट आधार ये है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो योग में और आपका उपनिषदों का एक मूल मंत्र है, और योग का जो है ये बेस है यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, की जो इस ब्रह्मांड में है वो आपके भीतर, आपके इस पिंड, इस शरीर में इफेक्टली है। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम कोई जो है कोई टेस्ट वगैरह कराने जाते हैं, कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम, कोई बुखार आ गया या कोई इशू हो गया, तो आप ब्लड टेस्ट करने आते हैं, तो थोड़ा सा ब्लड आपका लेते हैं, तो जस्ट फॉर द जो है आपका टेस्ट करने के लिए। तो जस्ट लाइक दैट, जो इस ब्रह्मांड में है उस हमारे शरीर में है, तो हम इस शरीर को ही एक्सप्लोर इफेक्टिवली करते हैं। तो जब हम एक्सप्लोर करते हुए जाते हैं और डीपेस्ट इफेक्टिव जाते हैं, तो वहां पर हम एक एक करके जब हम जाते हैं, तो जब समाधि अवस्था में जाते हैं, तो जब हम बात करते हैं समाधि की वर्डिंग की इफेक्टिव बात होती है। लेकिन एक और वर्ड आप सुनते होंगे बहुत सारे लोगों ने, जब हम योग की बात करते हैं तो कुछ आठ जो है अष्टांग योग बोल देते हैं, योग सूत्र को, महर्षि पतंजलि योग सूत्र को। तो यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान ध्यान समाधि। तो एक आम आदमी के नॉलेज में, अरे यार समाधि इज द लास्ट स्टेज। पर ध्यान रखना, समाधि एक आम आदमी के लिहाज से लास्ट स्टेज हो सकती है, बट एक एस्पिरेंट ऑफ द योग और एक एक्सट्रीम लेवल के योगी के लिए और स्कॉलर ऑफ द योगी के लिए असल में समाधि से तो रास्ता स्टार्ट होता है। तो जब हम बात करते हैं उस लेवल पे जाके, जो कि हमें आखिरी लेवल नजर आता है एक आम आदमी के लिहाज से, वहां से तो योग का सफर शुरू होता है इफेक्टिवली। तो जब हम बात करते हैं वर्ड समाधि, तो आप सुनेंगे आगे जाके जब आप योग के मार्ग में और आगे डीप में जाएंगे, तो वितर्क अनुगत समाधि, जब हम स्थूल वस्तुओं को जो है एनालाइज करते हैं, जैसे हम अपने इस स्थूल शरीर को एनालाइज कर रहे हैं, व्हाट इज दैट, और इसका जो है इसकी कंपोजिशन क्या है, ये कैसे बना है। तो जब हम स्थूल तरीके से स्थूल जो है जो किसी ऑब्जेक्ट पे हम स्टडी रिसर्च करते हैं, चाहे उस जो आपका सूर्य हो, आकाश हो, या पेड़ पौधे या कोई भी एक्सपेक्ट कोई स्थूल अगर चीज होती है, तो हम उस पर जब स्टडी रिसर्च करते हैं, ध्यान उस लेवल पे करते हैं, तो आपका वितर्क अनुगत समाधि होती है। तो जब हम इस तरीके से आपका समाधि की अवस्था में जाते हैं और जब आप स्थूल चीजों को एनालाइज करते हैं, तो ये आपका वितर्क अनुगत। फिर आपने देखा अरे मेरे पास जो है ये जो आपका स्थूल शरीर है, और जो भौतिक जो है चीजों से बना है, जो आपके पंचभूतें जो है उनसे बना हुआ है, जब आप डीप जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये भी तो किसी से बने हैं, जिसको हम जो है इफेक्टिव तन्मात्राएं बोल देते हैं। तो ये जो तन्मात्राएं हैं ये और भी डीप जाती हैं। तो जब आप इस लेवल पे जाते हैं, तो वितर्क के बाद और डीप जाते हैं, तो विचार अनुगत समाधि, तो यानी कि ये स्थूल से अब सूक्ष्म की यात्रा इफेक्टिवली स्टार्ट हो गई। तो जब आप तन्मात्राओं पे जाते हैं कि अरे भाई ये तन्मात्राएं हैं, यानी कि अल्टीमेटली जो हमारी ये आंखें हैं ये भी किसी से बनी है, तो नेत्र भी किसी से बने हैं, हाथ भी किसी से बने हैं, तो जो आपका सूक्ष्म शरीर जिसको हम इफेक्टिव बोल देते हैं, तन्मात्राएं जो होती हैं जिससे ये बनता है, उसको जो है हम विचार अनुगत समाधि। और जब और डीप जाते हैं मन के लेवल पे, तो फिर आपका आनंद अनुगत समाधि, जहां पर आपको आनंद की अनुभूति इफेक्टिवली होती है।
और फिर और डीप जाते हैं तो अस्मिता अनुगत समाधि, जहां पर आपका महत्व, जब आप जो है योग की तरफ जाएंगे तो स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, और फिर जो है आपका उसका भी जो रीजन है उसकी तरफ जाते हैं। तो जो हम थोड़ा सा अगर हम यहाँ बात करें, जब आप समाधि की तरफ जाते हैं तो समाधि में पहला जो आपको स्थूल लेवल में मिलेगा दैट इज वितर्क अनुगत समाधि, ठीक है ना। और ये जो आपका वितर्क अनुगत समाधि है, जैसे कि हम बात ही कर रहे थे कि भाई ये आपका स्थूल जो है चीजें उनको अलग मिले। इसके बाद जो आप और डीप में जाते हैं तो फिर आप जाते हैं विचार अनुगत समाधि में, ठीक है। विचार अनुगत समाधि यानी कि भाई और उसके जो है डीप में यहाँ पर जो है ये वितर्क अनुगत और विचार अनुगत, थोड़ा सा स्पेलिंग का इशू होगा क्योंकि थोड़ा सा हिंदी फॉन्ट है, बट ठीक है, आप आवाज को सुन के समझ लेना। फिर आपका आनंद अनुगत, आनंद अनुगत समाधि। और इसके बाद जो हमारा और भी उससे डीपेस्ट वन है दैट इज अस्मिता अनुगत ही, ठीक है। अब जब आप डीपेस्ट जाते हैं कि भाई ये दीन दुनिया ब्रह्मांड ये जो है कैसे बना, तो ये स्थूल है, स्थूल से जब सूक्ष्म की तरफ जाते हैं तो आपको जो है तन्मात्राएं मिलेंगी, जो आपकी सात्विक तन्मात्राएं हैं या जो आपकी जो है रासिक हैं। तो ये उसके जो है स्थूल के जो है इफेक्टिव रीजन है। और जब आप और डीप जाते हैं तो अहंकार, अहम वृत्ति आपको जो है यहाँ पर जो है मिलती है कि जहां पर आपको मैं का आभास इफेक्टिव होता है। और फिर इस तरीके से अस्मिता, तो अस्मिता अनुगत समाधि जिसको हम जो है महत्व तो बोल देते हैं, तो इस तरीके से स्थूल से सूक्ष्म जो आपकी और 24 तत्व हम जो है एक्सप्लोर जब करते हैं, तो जब मेटल में और द एटम और द जो है तत्व मिलते हैं योग के हिसाब से वो 24 जनरली होते हैं। तो ये पंच महाभूत और पंच महाभूतों के जो कारण हैं, जिसको जो है हम तन्मात्राएं बोलते हैं, सात्विक राजसिक, और उसका जो कारण है अहंकार, और फिर उसका कारण जो है आपका महत्त्व, और महत्त्व का जो कारण है प्रकृति। तो वहां पर एक लेवल पे आके आपको ये दिखता है कि सामने जस्ट लाइक का मिरर आपके सामने है और आपको दिखता है ये तो मैं हूं। तो जब आप वो मैं वाली स्टेशन में आते हैं, जब आपको आपका अपना स्वरूप दिखता है कि ये मैं हूं, तो वो आपका अस्मिता है, यानी कि आपकी जो निज स्वरूप इफेक्टिवली है, लेकिन वो भी एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिवली विवेक ख्याति। तो जो विवेक ख्याति है, यहाँ पर आपको अपने मैं का आभास होता है कि यहाँ पर सामने तो दिखने वाला मैं हूं। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट इफेक्ट नहीं आता कि ये मैं हूं और देखने वाला कोई और है, और ये चेतन है, ये चेतना है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस को हम बोलते हैं विवेक ख्याति। तो ये जो डेफिनेशन की हमने बात की अभी, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, ये इस लेवल तक की बात इफेक्टिव करता है। लेकिन इसके बाद जब आप उस चेतन तत्व के निज स्वरूप को देखते हैं या फिर अपने निज स्वरूप को देखते हैं, तो वो निर्बीज समाधि इफेक्टिवली कहलाती है। तो जो निर्बीज समाधि है, उस निर्बीज समाधि तक ही इफेक्टिवली ले जाना योग का परम लक्ष्य है। और जहां पर जाके आपके ज्ञान की पराकाष्ठा होती है, उसके बाद ना कुछ जानना शेष रह जाता है, ना जानने के लिए कुछ रह जाता है। तो योग की लिहाज से हम बात करते हैं कि एक जो योगी उस लेवल पे जाता है, तो फिर अब वो कहता है कि जानने के लिए कुछ रहा नहीं, जो जानना था वो जान लिया, जो दूर करना था माया मोह भ्रम वो सब दूर कर लिया। तो आपको यानी कि योगी को आपका निज स्वरूप इफेक्टिव देखने को मिलता है। तो ये आपके फिलोसफिकल वे में, या फिर जब हम बात करते हैं योगा के उस स्पिरिचुअल जो एक्सट्रीम वे ऑफ जो है टू गेन द नॉलेज है, स्पिरिचुअलिटी है, ये उसका अध्यात्म का स्वरूप है। लेकिन ये तो बहुत ही एडवांस है, एक आम आदमी कहाँ जो है ये नॉलेज के चक्कर में पड़ता है कि भाई मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है, भाई ठीक है भाई ये दीन दुनिया ब्रह्मांड क्या, मैं कौन हूं, क्या हूं मुझे हाँ, एक आम आदमी के लिए अगर हम बात करें तो वो ये उसका रेलेवेंस हो सकता है, यार मैं परसों पिछले कुछ टाइम से जो है मुझे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, मुझे डायबिटीज है, मुझे थायराइड है, मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम हो रही है, और मुझे कोई और इशू है। तो वहां पर योग का आपका एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है।
ऐसे ही अगर आप जो है थोड़ा सा तनाव में है, चिंताग्रस्त, डिप्रेशन में है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, स्टूडेंट आजकल पढ़ते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, मन इधर भाग रहा है, तो वहां पर योग आपका बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगा। अगर हम बात करें सिंपल सी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ये कितना है जो है आपको हेल्प कर सकता है। हम सबने महाभारत सुनी होगी, पढ़ी होगी, देखी भी होगी। और उस महाभारत में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो आपका कुरुक्षेत्र में, जब कौरव और पांडव आपस में आमने सामने लड़ाई में होते हैं, और सामने कौरवों की सेना एक तरफ जो है आपके पांडवों की सेना होती है, तो अर्जुन हथियार डाल देता है, तो वो विचलित हो जाता है। तो वो जब देखता है सामने जो लड़ने वाले हैं, जिनके साथ उसको लड़ना है, जिसको उनको मारना है, वो कोई और नहीं, उसके रिश्तेदार हैं, चाचा ताऊ नाना मामी भाई भतीजे और बहन भाई वगैरह उसके रिश्तेदार हैं। अब जब उनको देखता है तो उसका मन स्थिर हो जाता है, स्थिर जो है अस्थिर हो जाता है, चंचल हो जाता है, और वो जो है विचलित हो जाता है और बोलता है कृष्ण से, हथियार डाल देता है, धनुष नीचे रख देता है और बोलता है कृष्ण से कि केशव, ये जो सामने है ये तो मेरे अपने हैं, और मैं इस राज्य के लिए इनको नहीं मार सकता हूं, मेरा तो फिर इनको मार के राज्य का लेना भी मेरे लिए जो है बेकार है। तो वो जो है इतना हार जाता है, उसका मन इतना जो है टूट जाता है, उसका मन इतना चंचल हो जाता है, वो कहता है कि मेरा शरीर टूटा जा रहा है, मेरा मन जो है विचलित हो जा रहा है, और क्या कहते हैं, अब मुझसे धनुष भी नहीं उठ रहा है, तो मैं इन सामने वाले अपने रिश्तेदारों को कैसे मारूं। तो फिर भगवान कृष्ण को बताते हैं, उपदेश देते हैं कि भाई, तू मारने वाला तू है ही नहीं, तो यहां पर जो सामने है वो भी मैं ही हूं, और यहां भी मैं ही हूं, तो सिर्फ एक माध्यम मात्र है। और फिर यहां से जो है वो आपका जो महाभारत है उसका मूल, यानी कि जो आपका गीता है वो स्टार्ट होती है। तो फिर जो अर्जुन के मन का विषाद, चिंता, तनाव और जो है डिप्रेशन होता है, उसके रिगार्डिंग भगवान कृष्ण उसको उपदेश देते हैं, और वही उपदेश आपका जो है गीता कहलाता है। और ये जो गीता है, ये कुछ और नहीं, अगर हम नॉलेज के लिहाज से बात करें, ये हिंदू धर्म का निचोड़ है, ये वेदों का, ये आपके जो वेरियस स्क्रिप्चर है उनका निचोड़ है, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है जो भी मैंने वेरियस टाइप्स ऑफ बुक्स अपनी लाइफ में पढ़ी हैं। ये जो गीता है ये वन ऑफ द बेस्ट इफेक्टिव बुक है। तो ये कर्म की बात करता है, अल्टीमेटली वी आर द ह्यूमन। हमें जो है जब तक हम कोई कर्म नहीं करेंगे, तो हम उस बिना कर्म के रहेंगे, तो उसमें भी कहा है कि आप बिना कर्म के तो रह ही नहीं सकते, अब ना चाहते हुए भी आपको कर्म करना ही पड़ेगा, और जो कर्म नहीं कर रहा वो भी कुछ ना कुछ कर्म इफेक्टिव कर रहा है। तो वहां पर जब अर्जुन जो है आपका विचलित हो जाता है, उसका मन चंचलित हो जाता है, तो भगवान कृष्ण उसको जो है उपदेश देते हैं, और वहां पर जो है योग की बात होती है, वहां पर कर्म योग की बात होती है, वहां पर सांख्य योग की बात होती है। तो उस मन की चंचलता को रोकने के लिए भगवान कृष्ण उसको जो है योग का सहारा लेने को बोलते हैं कि हे अर्जुन, तू योग का सहारा ले, स्थिति प्रज्ञ यानी कि जो है तटस्थ रहे, तो यहां पर जो है कर्म करने के लिए है, और फल की चिंता मत कर। और जो योग और गीता में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्डिंग है, जो कि मैं भी काफी कंफर्टेबल या फिर जो है उसको बेटर बेस्ट मानूं, दैट इज कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हमारे हाथ में कर्म करना है। हम अगर कोई खाना निवाला अगर मुंह में डालते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो जो है वो हमारे मुंह में ही चला जाए, लाइफ को कुछ पता नहीं, तो हमारा कर्म करना ही जो है एक बार के लिए जो कर्तव्य है। तो वहां पर उस कर्म की कर्तव्यता को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कैसे बताते हैं। तो जब उसको बताते हैं स्थिति प्रज्ञ बना, प्राणायाम कर, योग कर, और फिर वहां पर जो है योग की बात होती है, वहां पर सांख्य की बात होती है। और ये बेसिकली योग जो आपका भगवत गीता है, ये योग का, सांख्य का मतलब बेस्ट आपका जो स्क्रिप्चर है। और वहां पर एक अध्याय में या डेढ़ अध्याय में ही जो है आपका संजय की और जो धृतराष्ट्र है उनकी बात होती है कि वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद तो ये 17-18 अध्याय इफेक्टिवली आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री और जो है आपके फिलोसफी के ऊपर ही है। तो यानी कि ये अल्टीमेट नॉलेज इफेक्टिवली है। तो जब भगवान कृष्ण उसको योग का सहारा लेने के लिए बोलते हैं, और फिर उसको जो है कर्म योग की बात बताते हैं, ध्यान योग की बात बताते हैं, प्राणायाम
का जो है रहस्य बताते हैं और अपने विराट स्वरूप को दिखाते हैं, सांख्य योग को बताते हैं कि दिन दुनिया ब्रह्मांड कैसे बनता है और अल्टीमेटली ये मुझ में ही समा जाता है। तो तब जाके अर्जुन को उस योग के माध्यम से, उस प्राणायाम के माध्यम से, उस सांख्य योग के माध्यम से अपने चित्त की वृत्तियों को रोकने का, यानी कि मन की चंचलता को रोकने का माध्यम, साधन इफेक्टिव मिलता है और तब वो फिर युद्ध के लिए इफेक्टिव तैयार होता है। तो ये जो योग है, ये आपके मन की चंचलता को, आपकी जो अस्थिरता को, आपके डिप्रेशन को, आपके अवसाद को इफेक्टिवली, ये वन ऑफ द बेस्ट टूल है। अगर आप किसी भी इस तरह की प्रॉब्लम से ग्रसित हो तो मेडिटेशन के लिहाज से ये आपका बेटर और बेस्ट आपका तरीका इफेक्टिवली है। तो ये जो हम बात करते हैं योग की, अष्टांग योग की, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, तो जब हम समाधि की बात करते हैं तो वहां से तो ये योगी का सफर इफेक्टिव स्टार्ट होता है। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा कि एक आम आदमी के लिए तो भाई ये तो बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन हाँ, अगर आप इस फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम से अगर आपको कोई इशू है तो आपके लिए ये जो है बहुत ही जरूरी है। अब किस तरीके से हम जाते हैं, तो जैसे मैंने ये बात आपको बताई कि ये जो महर्षि पतंजलि का जो है योग सूत्र है, ये वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्चर है, अगर हम बात करें इंडिया में एज वेल वर्ल्ड वाइड। तो महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र है, उसको जो है ध्यान योग, उसको राज योग, उसको अष्टांग योग के नाम से इफेक्टिव जानते हैं। तो यहां पर जब हम बात करते हैं अष्टांग योग की, तो ये अष्टांग योग जिसको कि हम 8 चरणों के लिहाज से देखते हैं और सुनते हैं। तो ये 8 चरण कौन कौन से हैं जिसकी अभी हमने बात की, जो एक योगी के लिए, एक आम आदमी के लिए भी जो है यूजफुल हैं। फिर अध्यात्म को हम फिलहाल साइड करते हैं कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू एक्वायर द एक्सट्रीम नॉलेज। तो एक्सट्रीम नॉलेज हाँ, लेकिन फिजिकल और मेंटल अपने आप को फिट रखना है, सही रखना है, दुरुस्त रखना है, चुस्त रखना है, तो उसके लिए ये जरूरी है। तो ये जो आपके हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा, धारणा, ध्यान, समाधि, यहां से जो है आपकी ये जो है आपका समाधि, ठीक है ना। ये आपका अष्टांग योग का चरण है, ये अष्टांग योग का सफर है, ये आपके लिए जरूरी है। तो जब आप और ध्यान रखना, ठीक है, मुझे या किसी को प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो भी आपको योग मेडिटेशन इफेक्टिव करना ही चाहिए। तो आप जब इस तरीके जाते हैं यम नियम आसन, तो यम की अगर हम बात करें तो इट इज ऑल अबाउट द मोरलिटी। तो यहां पर वर्ड जो यम करते हैं, यम क्या, यम माने जो है सहज होना और आपका सौम्य होना, शांत होना। और यम के एक खतरनाक इमेज है, लेकिन जब हम यम यम जो यम लोक वाले यम की बात करते हैं तो वह भी बहुत शांत स्वभाव के इफेक्टली बोलते बताते हैं। तो यम यहाँ पर आपका इट इज ऑल अबाउट द मोरलिटी, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना। तो ये जो आपका यम के अंदर इफेक्टिवली आता है। नियम, इट इज ऑल अबाउट द रेगुलरिटी। तो जाहिर सी बात, अगर आप कोई काम कर रहे हैं और वो काम लंबा है तो आपको उसको सक्सीड होने के लिए, सक्सेस होने के लिए आपको उसको रेगुलर करना पड़ेगा। तो इट इज ऑल अबाउट द नियम। डेली जो है आपका एक टाइम होगा, रूटीन होगा, और इस नियम के अंतर्गत ही आपका जो है साफ सफाई, नहाना धोना और जो वेरियस जो एक्टिविटीज अपने आप को फिट रखने के लिए हैं, साफ सफाई के लिहाज से वो है। फिर आसन, यहां से आपका सफर जनरली स्टार्ट होता है। तो ये जो यम नियम है, इट इज फॉर जो है लाइफ लॉन्ग। आसन, आसन से आपका जो है सफर एक आम आदमी का स्टार्ट होता है और जो आपको दिखता है इफेक्टली है। और आसन के ऊपर ही बड़ी बहुत सारी जो है इशू है, प्रॉब्लम है, कहते हैं कि अरे आसन ये ऐसा होगा वैसा होगा, 36 तरह के या वेरियस टाइप्स ऑफ आसन की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं योग की स्क्रिप्चर्स में, मैक्सिमम में जो है जो आसन योग ध्यान के लिए है, सिंपल सा एक वर्डिंग है जो कि महर्षि पतंजलि योग सूत्र में भी है, दैट इज स्थिर सुखासनम। जिस भी आसन से आप लंबे समय तक आराम से बैठ सकते हैं सुखपूर्वक, वही आसन है, दैट इज गुड इनफ। लेकिन हाँ, जब हम योग में जाते हैं और जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो कुछ आसन हैं जो योग में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको जो है
हम बेटर बेस्ट मानते हैं। जैसे आपका पद्मासन है, सिद्धासन है, वज्रासन है, स्वास्तिकासन है, ये तीन चार आसन इज मोर, जो है मोर बेस्ट और द बेस्ट। और जो हम बात करते हैं दो दो में जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज पद्मासन एंड द सिद्धासन। दोनों का इंपॉर्टेंस बराबर है। लेकिन हाँ, अगर आप एक आम जो है योगी हैं, स्टार्ट करें हैं, तो पद्मासन डेफिनेटली एक आम योगी को आना ही चाहिए। तो पद्मासन और सिद्धासन ये दो इंपॉर्टेंट। तो ये आसन के ऊपर ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है कि भाई आड़ा हो रहे तिरछा हो रहे हैं। हाँ, अगर आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं जस्ट फॉर फिजिकल मूवमेंट के लिहाज से, वो एक अलग बात है, आप सभी को करें। लेकिन अगर आपका पर्पस ध्यान ध्यान है, योग है, मेडिटेशन है, तो फिर आपको बस एक ही आसन जिसमें भी आप लंबे समय तक बैठ सकें, दैट इज गुड गुड इनफ। और इसमें से सिद्धासन और पद्मासन दो इंपॉर्टेंट आसन है। और अगर आप एक नॉर्मल इंसान है तो आपको पद्मासन आना ही चाहिए। तो आसन, इसका प्राणायाम, प्राणायाम यहां से फिर आपका इंपॉर्टेंट चरण स्टार्ट होता है। अब आप बैठ तो गए हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो ये शरीर है, जो हमारी जो ये श्वसन प्रणाली है, ब्लड सर्कुलेशन है, ये कंफर्टेबल नहीं है, बेटर नहीं है। और हमारे जो ये सांस लेने की नलियां हैं, या जो नाड़ियां हैं, या फिर नसें हैं, ये जो है कफ से या वेरियस जो वेस्ट है उससे भरी होती है, दिक्कत होती है। तो आपको पहले उसकी भी सफाई करनी है। तो प्राणायाम आपका जो श्वसन तंत्र है, जो नाक का है, फेफड़े हैं, और जो आपका ये प्राण वाहिनी नाड़ियां हैं, इनको जो है साफ करता है। तो प्राणायाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्राणायाम से न सिर्फ आप जो है समाधि की तरफ, योग की तरफ आगे बढ़ते हैं, बल्कि इससे आपकी शरीर की सफाई होती है और आपकी इम्यूनिटी बहुत ही बेटर बेस्ट बढ़ती है। तो वेरियस प्राणायाम होते हैं, और उन बहुत सारे प्राणायाम में एक प्राणायाम जो आप अक्सर देखते हैं, खासकर बाबा रामदेव बताते हैं, दैट इज कपाल भाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कपाल भाती करते हैं तो ये आपके पूरे चैनल को चैनलाइज इफेक्टली कर देता है, जो भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है और जो आपका मेटाबॉलिज्म वगैरह, सब इसको जो है बेटर बेस्ट इफेक्ट करे। तो ये प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से असल में योग ध्यान स्टार्ट होता है। तो अनुलोम विलोम है, कपाल भाती है, भस्त्रिका है, और ओम का उच्चारण। ओम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम ओम वर्ड की बात करें तो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, ये परमात्मा का प्रतीक है। जब हम किसी का नाम देते हैं, उसका नाम क्या, तो ये भगवान का नाम है, परमात्मा का नाम है। और इस ओम का उच्चारण अगर आप करते हैं सही तरीके से, तो यहां आप उस सिंपल से दिखने वाले ओम से अपने आप को बेटर बेस्ट तरीके से हील करते हैं। और जप करने का भी एक तरीका होता है। और जब हम बात करते हैं जप करने की, तो वैसे तो बहुत सारे जप के तरीके बताते हैं, लेकिन बेसिकली तीन तरीके हैं। दैट इज, जब आप बोल के जप करते हैं, थोड़ा सा ओम नमः शिवाय इस तरीके से बोल के जो साउंड आ रहा है, तो वो आपका वाचिक। थोड़ा सा अगर बदुदा के हल्के से बोलते हैं तो वो आपका उपांशु। और जब आपके होंठ भी ना हिलें तो आपका मानसिक जप। तो ये स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, और फिर सूक्ष्मतर से भी सूक्ष्मतम जाने की भी जो है ये प्रोसेस है। ओम का उच्चारण करके ही कोई समाधि के रास्ते तक इफेक्टिव जा सकता है। अगर आप इस तरह जाते हैं तो स्थूल यानी कि आपका ये वाचिक जप से, उपांशु, उपांशु से आपका मानसिक, और मानसिक में भी और डीप जाएंगे तो वहां से ध्यान का सफर स्टार्ट होता है। तो ये प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके दौरान आपका ओम का उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बाद प्रत्याहार। तो ये प्रत्याहार है। ठीक है भैया, हमने अपने शरीर को थोड़ा सा बैठ गए हैं, बैठना हमने सीख लिया है। और ये बैठने के ऊपर भी आजकल तो भाई बोलते हैं 5 मिनट 10 मिनट आप योग करें, ध्यान करें, आपको ये एक्टिवेशन चक्र हो जाएगा, ये आपकी कुंडली जाग जाएगी। ध्यान रखना, कुंडली चक्र एक्टिवेशन तो बहुत दूर की बात है, आपका आसन सिद्ध होने में ही करीब साल भर लग जाएगा। अगर आप योग के सफर में आगे जा रहे हैं और जाना चाहते हैं, और आप ये मान के चले कि साल 6 महीने में, साल 6 महीने दूर की बात है, जो आजकल 10 15 20 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में एक चक्र पे ध्यान कर रहे हैं, ये एक्टिव हो जाएगा। अगर आप जा रहे हैं रियल में, तो ध्यान रखना, ये तो दूर की बात है, ध्यान समाधि कुंडली एक्टिवेशन और द चक्र, आपका योग में आसन सिद्ध होने में ही साल भर करीब लग जाएगा। तो ध्यान रखना, ये बाहर की हवा हवाई बातों के चक्कर में मत पड़ना। प्राणायाम कर लिया, थोड़ा सा बॉडी डिटॉक्स कर दी, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया, और इस प्राणायाम से आप शारीरिक जो है रूप से बहुत ही, और मानसिक रूप से जो है स्वस्थ हो जाएंगे। प्राणायाम से आपके जो भी व्याधियां हैं वो नष्ट हो जाती हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो नष्ट हो जाती है। फिर प्रत्याहार। ठीक है भैया, हम थोड़ा सा ठीक हो गए, थोड़ा सा बैठ सकते हैं लंबे अरसे में। अब आपको अपने सेंसेस को अंदर समेटना है। अपने जो ये सेंसेस, जो आंखें हम बाहर देख रहे हैं, कान सुन रहे हैं, उसको इन्वर्ट करना है। यहां से आप जो है आपका समाधि ध्यान योग का दूसरा इंपोर्टेंट चरण स्टार्ट हो गया। फिर अब जो हम बात करते हैं ना कि भाई शून्य, शून्य ध्यान, और ध्यान लगाओ, ध्यान करो,
अरे ठीक है, मैं बैठ तो गया, घंटा भर मैं बैठ भी जा रहा हूं, लेकिन करूं क्या बैठ के? तो यहां से धारणा मीन्स आपके आपके पास एक पर्पज होना चाहिए। अब पर्पज तो कुछ है नहीं, बस ये भेड़ चाल हो रही है, भी ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। ध्यान करना किस लिए? ध्यान क्या आप फिजिकल अपने आप को फिट करने के लिए कर रहे हैं या अध्यात्म के पर्पज से कर रहे हैं? फिजिकल फिटनेस तो आपके प्राणायाम तक हो गई जनरली, तो वहां तक आपका जो है, जो फिजिकल मेंटल का जो रेमेडी है योग से जो मिलनी है, वो आपको प्राणायाम प्रत्याहार तक मिल जाएगी। अब अगर आपका पर्पज है एक्सट्रीम, दैट इज अध्यात्म, अब आपको जो है हु एम आई, मैं कौन हूं, ये ब्रह्मांड क्या है, और ये जो है स्थूल शरीर कैसे बना है, तब आप वहां से चिंतन मंथन करते हो, धारणा से जो है आप आगे बढ़ते हैं ना, कि आप किसी टॉपिक के ऊपर फोकस करते हैं। और इसके बाद जब फोकस और डीप हो जाता है, वही आपका ध्यान कहलाता है। और वही ध्यान जब डीपेस्ट हो जाता है, तब वही ध्यान आपका समाधि कहलाता है। और फिर यहां से आपके चरण स्टार्ट होते हैं, वितर्क अनुगत, आनंद अनुगत, विचार अनुगत, अस्मिता अनुगत वगैरह। और फिर एक स्टेज के बाद ही आपकी विवेक ख्याति आती है, जिसपे हम जो है रितंबरा प्रज्ञा बोल लेते हैं। रितंबरा जो जहां पर जो है असत्य, असत कुछ है ही नहीं, सारा कुछ सत्य, यानी कि वहां पर ओनली नॉलेज है, प्योर नॉलेज है, माया ब्रह्म वहां है ही नहीं इफेक्टिवली। तो ये जो है आपका इस तरीके से ये चरण है। तो यहाँ पर ठीक है, ये जो है समाधि, ये आपका स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ये एक आम आदमी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम अपने शरीर की बात करते हैं, प्रॉब्लम है, व्याधि है, मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम, जब जो है क्या कहते हैं हाइपरटेंशन, मुझे जो है क्या कहते हैं डायबिटीज है, मुझे थायराइड है, मेरे जो ब्लड सर्कुलेशन पैटर्न नहीं है, कब्ज है, या बाकी कोई और इशू है, बाकी कोई और इशू है, तो वो फिजिकल और मेंटल के लिए आपका योग मेडिटेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन, जब बात करते हैं योग की, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें दवाइयां छोड़नी है। दवाइयां, मेडिकल ट्रीटमेंट इज द फर्स्ट एंड द मस्ट, उसके साथ में आपको ये ध्यान योग इफेक्टिवली करना है। तो जब आप इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो फिर आप अपने शरीर को, मन को ठीक करते हुए, साधते हुए, अगर आप चाहें तो सफर पे लंबे जा सकते हैं। तो एक लंबा जो है ये सफर है। आप ये मान के मत चलना कि कुंडली एक्टिवेशन जो है थोड़ी देर में हो जाएगा, ये तो और भी, अगर मैं जो मेरी स्टडी रिसर्च है पिछले 15 सालों की, तो योग में या हमारे जो नॉलेज के लिहाज से वन ऑफ द एक्सट्रीम दैट इज कुंडलिनी, ये आपका जो है सबसे गूढ़, सबसे अंतिम, सबसे मुश्किल जो है आपका ये लक्ष्य इफेक्टिवली है। लेकिन यहाँ तो आजकल बात होती है भाई, हम जो है 10-15 मिनट में अपने चक्र पे कंसंट्रेशन करके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही बड़ा मसला है कि कंसंट्रेशन किस पे करना है, कैसे करना है। लेकिन हाँ, 10-15-20 मिनट में एक्टिवेट हो जाएगी, ये बहुत बड़ा भ्रम है। यहाँ तो बरसों बरस लगेंगे। आप ऋषिकेश में देखें या फिर बाकी और पहाड़ों में देखें, वहां तो लोग जो है बरसों बरस से लगे हैं, और वो भी उस लेवल तक नहीं पहुंचे। तो ये सब चीजें हैं जो ध्यान आपको रखनी है। और काफी जो है किताबें मैंने पढ़ी हैं। और जाहिर सी बात, अगर मैं थोड़ा आपको अपने बारे में बताऊं कि मेरा इंटरेस्ट कैसे हुआ, कैसे बना, मुझे मेरे एक दोस्त ने 2010 में एक बुक दी, योग के ऊपर ही इफेक्टिव बुक थी। और जब मैंने उस बुक को पढ़ा, तो मुझे लगा अरे, जो मेरे मन में बचपन में बहुत सारे क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट थे, कुछ प्रश्न थे, और वो समय के साथ में वो दबते चले गए। तो उस बुक को जो मैंने पढ़ा, तो वो क्वेश्चनों का आंसर मुझे वहां पर दिखने लगा, मिलने लगा। मुझे लगा कि हाँ, इस मैं मेरे जो क्वेश्चन मेरे बचपन में मेरे मन में आते थे, यहाँ से उसका उसका जवाब मिल सकता है। फिर वो एक किताब मैंने पढ़ी, वो बेसिकली विवेकानंद का जो है उसमें जो है वो भाष्य था, योग के ऊपर उनका भाष्य था, पतंजलि महर्षि जो है पतंजलि के योग सूत्र के ऊपर। और आप जानते हैं कि दिल्ली में रामाकृष्ण जो है आपका आश्रम है, जो आपका राजीव चौक के बराबर में है, तो वो उनका मठ है वहां पर, आर के आश्रम के नाम से। तो वहां पर मैं काफी वहां से बुक्स लाया, छोटी बड़ी, उनको पढ़ा है क्या योग क्या है। और अपने क्वेरी, क्वेश्चन को, जो मन में क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के लिए, ढूंढने के लिए, तो वहां पर काफी सारी बुक पढ़ी। फिर उसके बाद पढ़ते पढ़ते फिर गीता प्रेस गोरखपुर की बुक नॉलेज में आई, वहां से बुक पढ़ी, और भी इधर उधर नेट में। तो ये है क्या, योग क्या है, इसका मतलब क्या है? हम तो ये देखते हैं कि ये फिजिकल एक्सरसाइज है, मैं भी तो बरसों बरस तक, तो भैया योग है क्या, मतलब क्या है? और जब मैं फिर एक वन ऑफ द बेस्ट बुक जो महर्षि पतंजलि की है, महर्षि पतंजलि की योग सूत्र, उस बुक को लाए। इसमें 4 अध्याय हैं, समाधि पाद, और आपका साधन पाद, कैवल्य, आपका वो जो है तीसरे महीने की सिद्धियां वगैरह हैं आपका, और फिर आपका कैवल्य पाद। तो 4 अध्यायों में मुझे 5-6 साल तो लगे कि मेरे मतलब का चैप्टर इफेक्टिव कौन है। तो मैं पढ़ता रहता भी गया, तो तब जाके अरे पहला चैप्टर मेरे मतलब का है, अरे नहीं ये तो वेरी एडवांस है।
सेकंड चैप्टर जिसमें कि कोई फिजिकल पॉस्चर वगैरह, हाँ। तो इस तरीके से 5-6 साल तो मुझे उस बुक को कई बार पढ़ने के बाद समझा कि हाँ भैया मैं कहाँ पर हूँ, और इस बुक में इस चैप्टर का इफेक्टिव मतलब क्या है। तो इस तरीके से बहुत सारी बुक्स पढ़ी, और जानने के लिए कई साल तो लगे कि योग है क्या, धीरे धीरे करके ये वो वगैरह वगैरह। और इस दौरान, इस सफर में, पिछले 15 या 16 सालों के सफर में, 2010 के बाद में बहुत सारी बुक योग के ऊपर पढ़ी। उपनिषद, जो आपके इंपोर्टेंट जो 11 उपनिषद हैं आपके, ईश उपनिषद, कर्ण उपनिषद, कठ उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, या बाकी और शिव संहिता है आपका, गौरक्ष पद्धति है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, हठ योग प्रदीपिका है, और घेरंड संहिता है। तो बहुत सारी बुक्स जो कि योग के ऊपर है, ये है क्या समझने के लिए। अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा वेरी पर्सनल, दैट इज कि इन सब योग के इस सफर में मोर देन 100 बुक्स मैंने पढ़ी होंगी योग के ऊपर, की योग क्या है उसको समझने के लिए और जांचने के लिए, और फिजिकल जो है पढ़ने के साथ में उसको अप्लाई करने के लिए। तो ये एक लंबा सफर है, ये 10-15 मिनट वाला खेल नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप, जब हम बात करते हैं योग की, अगर हम योगिक वर्ल्ड की बात करें, अगर आप 3 घंटे रेगुलर बैठ पाते हैं डेली, तो तब जाके आप एलिजिबल हैं कि आप आगे के सफर में चल सकते हैं। अब 3 घंटे तो यहाँ पर हम बैठ ही नहीं सकते, 3 घंटा दूर की बात है। तो अगर आप 1 घंटा भी, अगर आप, मैं अगर अपने हिसाब से बात करें कि आम आदमी अगर 1 घंटा डेली बैठ सकता है, तो ठीक है, अध्यात्म को हम साइड कर देते हैं, और फिजिकली और मेंटली एक बार के लिए बेटर बेस्ट फिट रहेगा, इम्यूनिटी आपकी बढ़ी। एक एक चीज और ध्यान रखना, योग जो करते हैं बीमार वो भी पड़ेंगे, और जाहिर सी बात है, इतने बड़े योगी भी अब नहीं है, अब उनका शरीर नहीं है, तो वो भी चले गए इस दुनिया से, जाना तो सबने है। तो फिर योग का फायदा क्या। तो योग से आपको एक तो नॉलेज बढ़ेगी, और अगर आपका ज्ञान बढ़ेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट होगी, अज्ञान दूर होगा। दूसरा, आपकी जो इमीडिएट इंपोर्टेंट जो आपको बेनिफिट मिलेगा, दैट इज आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और आपके दुख सहने की शक्ति एक आम आदमी से बढ़ जाएगी। बाकी फिजिकल बेनिफिट तो इफेक्टली है ही। तो इस तरीके से 100 बुक्स पढ़ने के बाद जब मैंने हिसाब लगाया कि हाँ भैया हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो ये जो है सफर एक लंबा सफर है। अगर आप आसन की बात करते हैं तो साल भर तो कम से कम लग जाएगा, और जब आप आसन के बाद प्राणायाम की तरफ जाते हैं तो हमें कुछ बंध लगाने होते हैं, मूल बंध है, उड्डयन बंध है, जालंधर बंध है, बाकी और कुछ। तो उनको मैं ही एक्सपर्ट होने में आपको साल 6 महीने का टाइम लग जाएगा। तो ध्यान रखना। लेकिन हाँ ठीक है, अब अगर किसी का पर्पज इतना लंबा है अध्यात्म के लिहाज से, लेकिन ठीक है, जो है आप उतना लंबा टाइम ये मान के जो है उसको छोड़ना देंगे, यार इतना लंबा टाइम है, लेकिन आप योग को करें, मेडिटेशन करें, वो मैं एक प्रोफेशनल के लिहाज से बात कर रहा हूँ। तो ये जो आपका योग का सफर है, ये एक लंबा सफर है। और ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे तब भी करना चाहिए, नहीं है तो भी करना चाहिए। तो ये योग हर किसी के लिए है, छोटे के लिए, बड़े के लिए, स्वस्थ के लिए, कोई बीमार है उसके लिए, सभी लोगों के लिए योग इफेक्टिवली है। तो यहाँ पर हम इस अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को, आत्मा के अध्ययन को कर देते हैं साइड, हम फोकस करते हैं भी मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम के ऊपर। तो अगर आप को अपने आप को बेटर, बेस्ट, फिजिकल फिट, मेंटली फिट रखना है, तो योग मेडिटेशन आपका जो है बेस्ट दोस्त, बेस्ट साथी इफेक्टिवली हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो है आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इफेक्टली है योग के ऊपर, कि योग इफेक्टली क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है, और हम इससे किस तरीके से इफेक्टिव बेनिफिट इफेक्टिवली उठा सकते हैं। और जैसे अगेन मैं कह रहा हूँ कि आप स्पिरिचुअलिटी को साइड करते हैं, तो आप अपने फिजिकल प्रॉब्लम के लिहाज से, मेंटल प्रॉब्लम के लिहाज से, थायराइड का है उसके लिहाज से, और आपका जिसे हम डायबिटीज बोल देते हैं, शुगर का प्रॉब्लम है उसके लिए, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उसके लिए, और डिप्रेशन है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, और वेरियस टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन वगैरह है, बीपी है, बीपी कम है ज्यादा, अकॉर्डिंगली के लिए ये बेटर, बेस्ट, इफेक्टिवली है। तो दोस्तों, ये जो आपका योग है, ये बहुत ही जो है एक फलदायी जो है आपके लिए तरीका है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिहाज से। तो ये हमारा, और अब मे भी आप जानते हैं कि जो मेरी वेबसाइट है, यानी कि जो मेरे दो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हैं, फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज है, फील्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म है, दैट इज स्टॉक मार्केट एंड द योगा एंड मेडिटेशन। तो आज हम बात करें योगा एंड मेडिटेशन की। तो यहाँ पर जो ये योग है, इसे हम क्या क्या जो है करते हैं, या क्या क्या कर सकते हैं, और बेसिकली मैं इस मेडिटेशन के ऊपर रिगार्डिंग कौन कौन से कोर्स कराता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट मेडिटेशन, आजकल कॉर्पोरेट्स में बड़ी प्रॉब्लम है भाई, 6-7-8-10 घंटे आपको
एक जगह बैठना होता है, स्क्रीन के आगे बैठना होता है, तो आंखों का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, हेडेक है, और स्ट्रेस है। स्ट्रेस इज द मेन रीजन ऑफ मैनी डिसीजेस। तो अगर हम बात करें आजकल के इस दुनिया में, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है, और द मैक्सिमम या फिर कम से कम बहुत सारी, तो उनकी जड़ क्या है? एक्चुअली स्ट्रेस है। तो ये जो स्ट्रेस है, यहां से आपकी बहुत सारी बीमारियों की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। आपका वो स्ट्रेस वर्किंग का हो सकता है, वो आपका स्ट्रेस घर का हो सकता है, वो आपका फाइनेंस का हो सकता है, आपका रिलेशनशिप, कुछ भी। अगर वो स्ट्रेस बढ़ रही है और लंबे टाइम तक है, क्रॉनिक अगर हो गई है, फिर वो प्रॉब्लम आपको जो है दिक्कत करेगी। किसी को फाइनेंस की प्रॉब्लम है और लंबे अरसे से है, जॉब का या बाकी कोरिलेशन है, तो फिर आपको टेंशन होगी, सर दर्द होगा, धीरे समय के साथ में हेडेक वगैरह रहने लग जाएगा, बैकएक रहने लग जाएगा, और आपका जो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपका जो है गड़बड़ा जाएगा, नींद आपकी गड़बड़ा जाएगी, पेट आपका गड़बड़ा जाएगा, बट जो आपका ये ब्रेन गट जो आपका एक्सिस है, ये जो है आपका गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि जब आप टेंशन में होते हैं तो उसका सीधा साइड इफेक्ट आपके पेट पे पड़ता है। और अगर ये साइड इफेक्ट आपके पेट तक आ गया, तो इसका मतलब अब आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम, डायबिटीज की शिकायत भी हो सकती है। आपके शुगर्स का इम्बैलेंस होना जो है काफी हद तक अब जो है लगभग तय है। और अगर आपका शुगर का प्रॉब्लम हो गया, फिर वहां से आपको और प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे अगर आप ज्यादा समय तक अवसाद में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो वहां से आपका हाइपरटेंशन, बीपी हाई, और बाकी और प्रॉब्लम इफेक्ट हो सकती हैं। हार्ट 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 का प्रॉब्लम आपका बढ़ जाएगा। अगर आप डिप्रेशन में हैं, तो आपके शरीर में जो आपकी मांसपेशियां हैं वो आपकी स्थिर होने लग जाएंगी, कहीं जो है जकड़न होती है, कहीं जो है आपकी जो है फैल जाती हैं, तो उससे आपका हार्ट प्रॉब्लम भी इफेक्टिवली हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका स्ट्रेस आजकल मैक्सिमम प्रॉब्लम का जो ये बीमारी का रीजन है आपका स्ट्रेस है। तो कॉर्पोरेट मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट मेडिटेशन की क्लासेस, कुंडलिनी मेडिटेशन इस जैसे मैंने कहा कि ये तो एक्सट्रीम वन है, लेकिन हाँ, हम नॉलेज गेन कर सकते हैं कि फैक्ट्री क्या है। करना तो भैया ये बरसों बरस और जो है कई लंबे अरसे का टाइम है, लेकिन व्हाट इज द कुंडली, कुंडली मेडिटेशन क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है, उसको हम जो है समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इसका जो है बारे में मैं पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ। मेडिटेशन फॉर ड्रग एडिक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग एडिक्शन की अगर हम बात करें, तो ना सिर्फ एक आम आदमी अपने इस एडिक्शन की वजह से अपने शरीर को खराब करता है, बल्कि अपनी फैमिली को भी बर्बाद करता है। तो ड्रग एडिक्शन ये बड़ा ही मुश्किल है छोड़ना, लेकिन हाँ, अगर आप योग मेडिटेशन करते हैं तो एक अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी होती है कि आप ड्रग एडिक्शन को भी छोड़ सकते हैं, यानी कि ड्रग एडिक्शन से भी बच सकते हैं। इसके बाद क्रॉनिक डिसीज। तो जो क्रॉनिक डिसीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा भाई, स्ट्रेस इज द मेन कॉज फॉर मैनी डिसीज। तो आप को एंजाइटी है, थायराइड है, डिप्रेशन, डायबिटीज इंसोमेनिया, या फिर आस्थमा, तो ये जो है आप इसमें आपका जो है मेडिटेशन क्रॉनिक डिसीज में जो है बहुत ही आपको हेल्पफुल रहता है। और अ, योग मेडिटेशन जो आप करेंगे, तो एक कुछ चीजें जो आपको बता देता हूँ थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिहाज से, कुछ चीजें आपको जल्दी आपको उनका महसूस होगा कि आपको बेनिफिट हो रहा है। तो वो बेनिफिट हो रहा है किस तरीके से कि जब आप योग मेडिटेशन करेंगे, अगर आप 2-3 एक हफ्ता आप योग मेडिटेशन करते हैं, तो एक तो आपको जो है पेशाब यूरिन खुल के आएगी, और 2-3 हफ्ते के योग से आपको वो रियलाइज होने लग जाएगा कि पहले उतनी प्रॉपर बेटर बेस्ट नहीं आती थी यूरिन, पेशाब। और अगर 2-3 हफ्ते करते हैं, तो आपको जो है यूरिन आपका जो है आप खुल के आता। दूसरा, अगर आप 1-1.5-2 महीना अगर आप करते हैं, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, तो आपको नींद अब आपको बेटर बेस्ट आने लग जाएगी। जो आप बिस्तर पे 10 बजे अगर 11 बजे जाते थे, उसके बाद भी 1-2 घंटे, आजकल तो मोबाइल्स में रील्स में लगे रहते हैं, तो बिस्तर पे लेटने के 10-15 मिनट के भीतर आपको नींद आ जाएगी। तो इस तरीके से जो योग के बेनिफिट्स हैं, आपको धीरे करके आप करेंगे तो वो आपको दिखेंगे, रियलाइज होंगे। तो क्रॉनिक डिजीज में योग बेटर है, बेस्ट है, क्योंकि क्रॉनिक का मतलब है लंबी बीमारी, और लंबी बीमारी का बेसिक मतलब क्या है कि भाई अगर किसी को है तो उसने डॉक्टरी इलाज के लिए 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में करवाई लिया है, तो अब वहां पर डॉक्टरी इलाज भी जो है उतना कारगर नहीं हो पा रहा है। तो यहां पर उस डॉक्टरी इलाज के साथ में अगर आप योग मेडिटेशन करें, तो कहीं ज्यादा बेनिफिट आपको इस यहाँ पर क्रॉनिक डिसीज में इफेक्टिव मिलेगा। कंसंट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, उनके लिए बेटर है, स्टूडेंट के लिए। और अष्टांग योग, तो ये पर्टिकुलर मैंने जो है ध्यान योग के ऊपर, पतंजलि राजयोग के ऊपर, अष्टांग के ऊपर जो है ये मैंने कोर्स बना रखा है। फिर मंत्र मेडिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मंत्र मेडिटेशन हम जब करते हैं, मंत्र करते हैं, ओम नमः शिवाय का मान के चलो, ओम का करना कैसे है हमें पता नहीं, पर आपका पर्पस क्या है, इट इज डिपेंड अपॉन कि आपका पर्पस क्या है।
अगर आप अपने इस स्थूल शरीर के पर्पज से कर रहे हैं तो वहां पर आपका वाचिक जप, चाहे वो आपका ओम नमः शिवाय हो चाहे ओम हो, वहां पर वो बेनिफिशियल होता है। अगर आपका पर्पज थोड़ा सा सूक्ष्म है तो वहां पर आपका उपांशु जप, अगर आपका वो मेंटल लेवल पे है, मानसिक लेवल पे है, आपका वहां पर जो है मानसिक जप, और फिर और आगे की बात करें तो वो आपका आध्यात्मिक के लिहाज से आपका जो ध्यान है। तो इस तरीके से मंत्र मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें मंत्र जपना अभी जनरली नहीं आता है, तो जब हम बात करते हैं मंत्र की, आपका पर्पज क्या, आपका टारगेट क्या है, और इस मंत्र, जब हम ओम का एग्जांपल ले लेते हैं, समाधि की अवस्था तक जाने के अलग तरीके बता रखे हैं योग में। तो उनमें से एक तरीका आपका ओम का है, और ओम कोई कोई छोटा मोटा सिर्फ एक वर्ड नहीं है, इट्स नॉट ओनली द साउंड। ये साउंड से भी कहीं आगे है, ये बेसिकली मैंने कहा था कि परमात्मा का वाचक है, तो ये परमात्मा का प्रतीक है। और ओ, ओम का जब हम बात करते हैं अ उ अम, अ उम यानी कि अकार उकार और मकार, ये जो मात्राएं हैं, तो इससे आपका स्थूल जगत, स्थूल शरीर, और उ यानी कि जो आपका सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म शरीर, म यानी कि जो है आपका कारण शरीर, कारण जगत, तो ये अ उ म की मात्रा ये स्थूल सूक्ष्म कारण जगत को रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर उसके बाद अमात्र यानी कि बिंदु मात्र, तो वो आपका जो चेतन तत्व है, परमात्मा है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप ओम का इस भावना से मंत्र जब ध्यान करते हैं तो फिर उसका अलग ही फल इफेक्ट मिलता है। तो ये मंत्र जो जो मेडिटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे न सिर्फ आप फिजिकल, मेंटल, इवन आध्यात्मिक लेवल तक आप इफेक्टिव जाते हैं। तो इस तरीके से देन गाइडेड मेडिटेशन, तो ये तो कुछ कोर्सेज हैं, तो यहाँ पर भी आप उनको इफेक्टिव देख सकते हैं, क्रॉनिक डिजीज के लिए, कॉर्पोरेट मेडिटेशन के लिए, तो ये सब चीजें हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो योग है, मेडिटेशन है, ये सब के लिए है, और ये सब के लिए बेटर है, बेस्ट है। अगेन जो है मेडिकल ट्रीटमेंट को जो है आपने इग्नोर और छोड़ना नहीं है। विद द हेल्प ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट और योग अगर आप मेडिटेशन साथ में करते हैं तो कहीं गुना ज्यादा और कहीं जल्दी आप जो है फिट इफेक्टिव हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो जो है बेसिकली एक इम्पोर्टेंट वीडियो था योग के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर। और ये है क्या, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, कि जनरली हमने इसके बात की कि व्हाट है क्या, योग चित्त वृत्ति निरोधा है, योग चित्त की वृत्ति को रोकना है, थोड़ा उसके हमने फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल के लिहाज से उसको समझा। वाई, करना क्यों है, ठीक है भैया, मुझे अध्यात्म का जो है ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, लेकिन मुझे अपने आप को फिट रखना है, तो मुझे अपने आप को फिट रखने के लिए मेंटली एज वेल फिजिकली योग करना है। तो वाई, और हाउ, हाउ फिर उसके तरीके क्या है, हर किसी का जो है प्रॉब्लम अलग है, हर किसी का पर्पज अलग है, तो हाउ, बट हाँ एक जनरल जो है तरीका, या जो अष्टांग योग के 8 चरण, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, इस तरीके स्टेप बाय स्टेप जब हम आगे जाते हैं, तो इस तरीके से योगा एंड मेडिटेशन व्हाट, व्हाई एंड हाउ को हमने समझा। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, नमस्कार।